टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग योर पोस्ट इंडोर रेस्टोरेशन। ठीक है, किसी भी रूट कैनाल की ट्रीटमेंट करने के बाद में ज़रूरी नहीं है कि हमें उसको कैप देनी है या प्रोस्थेसिस देनी है। अगर इनकेस उसके कॉन्टैक्ट्स, उसके प्रॉक्सिमल एरिया साउंड है, बक्कल लिंगुअल वॉल्स उसकी साउंड है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उसको प्रोस्थेसिस देनी है। हम लोगों को क्लास 1 वाली कैविटी प्रिपरेशन पे अगर रूट कैनाल कर रही है दैन इट इज़ ओके। लेकिन अगर कहीं पे अगर इनकेस प्रॉक्सिमल एरिया गया हुआ है या फिर बक्कल या लिंगुअल एरिया फ्रैक्चर्ड है या ट्रॉमेटाइज्ड है, तो उन केसेस में बेसिकली यू हैव टू गो फॉर अ प्रोस्थेसिस टू रीइंफोर्स द टूथ स्ट्रक्चर सो दैट द लोड्स आर मेनली ऑन द प्रोस्थेसिस रादर देन द टूथ स्ट्रक्चर। अगर इनकेस 1/3, 1/4 इस तरीके का ट्रॉमेटाइज्ड है तो कंपल्सरली प्रोस्थेसिस देना होता है। सो अब नाउ देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स टू मीट जब आप प्रोस्थेसिस देते हैं। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर अ प्रोस्थेसिस, उनके लिए हमारे एरिया कंसिडरेशंस हैं। जैसे सपोजिटली एंटीरियर्स हैं, एंटीरियर्स में मतलब आपके प्रीमोलर्स हो गए या आपके एंटीरियर्स हो गए, उनमें आपको डेफिनेटली टूथ कलर्ड रेस्टोरेशन ही देना है, तो टूथ कलर्ड प्रोस्थेसिस आएंगे। उनमें बेसिकली 3 तरीके की प्रोस्थेसिस हम लोगों को बताई जाती है। सबसे पहले बताई जाती है मेटल, मतलब ऑल मेटल। ऑल मेटल मतलब ये हो गया कि आपका पूरा का पूरा प्रोस्थेसिस आपका मेटल का बना हुआ है। देन वी हैव पीएफएम। पीएफएम मतलब हो गया पोर्सलिन फ्यूज्ड टू मेटल। पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल में बेसिकली होता क्या है कि अंदर मेटल होता है एंड ऊपर की तरफ पोर्सलिन होता है। एंड देन वी हैव सिरेमिक, जिनको हम लोग ऑल सिरेमिक के नाम से भी जानते हैं या फिर रेगुलर टर्म्स में अब लोग इसको जरकोनिया के नाम से जाने लग गए। सो दीज आर द 3 प्रिपरेशंस दैट वी हैव टू डू इन केसेस ऑफ badly mutilated tooth या एंडोडोंटिकली कॉम्प्रोमाइज्ड टूथ जिसका टूथ स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं है। अब इनके जैसे टूथ स्ट्रक्चर्स हैं वैसे की वैसी प्रिपरेशंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेटल के बारे में बात करेंगे। वेरी अनएस्थेटिक प्रोस्थेसिस, मेनली मेटल प्रोस्थेसिस। इसका लुक्स किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता है, तो हमें ये उन एरियाज में देना है जो पोस्टीरियर्स हैं या फिर उन एरियाज में जहाँ पे मैक्सिमम लोड आ रहे हैं एंड यू डोंट हैव दोज अक्लूजल हाइट्स, जहाँ पे आप पीएफएम या जरकोनिया दे पाए क्योंकि उतनी थिकनेस नहीं मिल रही है। तो जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज टूथ स्ट्रक्चर्स हैं, वर्टिकल हाइट उतनी अच्छी नहीं है, उनमें आप मेटल देंगे। तो इनमें हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन की एंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि फिनिश लाइन कौन कौन सी कैसे कैसे होती है। सो व्हेन यू हैव दीज फिनिश लाइंस में अगर मेटल की हम लोग बात करें सबसे पहले, सो द फिनिश लाइंस दैट वी हैव हियर आर शैम्फर फिनिश लाइंस। शैम्फर फिनिश लाइंस बेसिकली हम लोग जब बात करते हैं सो दिस आर गिवन बाय शैम्फर बर। ये जो शैम्फर बर होता है ये टॉर्पीडो शेप्ड होता है। अगर इनकेस इसको हम देखेंगे तो आगे जाने के बाद में ये इस तरीके का शेप होता है। सो ये वाला जो एंगल है यही एंगल प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। जब ये एंगल बनाता है तो प्रिपरेशन यूज करता है ये बर, तो ये स्ट्रेट बॉर्डर क्रिएट करता है एंड फिटिंग सरफेस पे ये इसका ऑपोजिट क्रिएट करेगा। ये अंदर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ आएगी। अब सपोजिटली मैं टूथ स्ट्रक्चर की बात करूँ, जैसे ये एक टूथ स्ट्रक्चर था जो इस तरीके से टूटा हुआ टूथ स्ट्रक्चर मैंडिबुलर मोलर का, जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी मैंडेटरी हो रही है। उसमें सपोजिटली आप शैम्फर बर लगाएंगे जिसका शेप इस तरीके का है। तो आप खुद सोचिए अगर इनकेस मैं यहाँ पे इसको लगाऊं तो ये बर इस तरीके की कटिंग करेगा। जब इस तरीके की कटिंग करेगा मतलब ये यहाँ पे ये शेप क्रिएट करेगा। तो अगर इनकेस मैं यहाँ से इसको हटाऊं सो द शेप दैट इज क्रिएटेड विल बी दिस। सो दिस इज कॉल्ड एज अ शैम्फर फिनिश लाइन, क्योंकि ये शैम्फर बर है तो उसके से क्रिएटेड शैम्फर फिनिश लाइन। ये शैम्फर फिनिश लाइन ऑल ओवर इस तरीके से क्रिएट होगी एंड देन यू विल हैव अ प्रॉपर टूथ स्ट्रक्चर दैट इज हैविंग दिस। ठीक है, ये आपकी शेप बन जाती है शैम्फर। ये शैम्फर फिनिश लाइन का अगर इनकेस मार्जिन की मैं बात करूं तो जो मेटल मार्जिन यहाँ पे आएगा मतलब इस तरीके से क्राउन बन के आएगा, इसको हम लोग नाइफ एज बोलते हैं। नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एंड क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बनती है नाइफ एज। नाइफ एज मतलब ये हो गया बहुत पतली सी प्रिपरेशन जो इस जगह पे जाकर के फुली अडैप्ट होगी, मेटल का मार्जिन वहाँ एंड होगा। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फूड लॉजमेंट या उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि ये ओवरलैप जंक्शन जैसा होता है। ये बट जॉइंट तो नहीं है, ये ओवरलैप जॉइंट है। तो ओवरलैप में किसी भी तरीके का सेकेंडरी प्रॉब्लम्स होने की मिनिमम चांसेस होते हैं। प्लस मेटल मार्जिन्स बीइंग सो टफ, ये अपने आप फिनिश अच्छे से होते हैं एंड अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी आती है। बीइंग अ मेटल रेस्टोरेशन ये अनएस्थेटिक होता है
इस वजह से एंटीरियर्स या प्री मोलर्स में हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, हम लोग मेनली ये पोस्टीरियर्स में देते हैं, ठीक है, या फिर उन केसेस में देते हैं जहाँ पे ऑक्लूजन हाइट्स वगैरह प्रॉपर नहीं है, ठीक है, आपको ऊपर से वर्टिकल हाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है, स्ट्रेंथ मैक्सिमम चाहिए, वो वर्मेट। अब यहाँ पे कई बार ऐसी भी कंडीशन होती है जहाँ पे पेशेंट को ऑक्लूजन हाइट की प्रॉब्लम रेगुलरली बनी हुई है, लेकिन आप उस पेशेंट को सिरेमिक या पीएफएम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे वाले केसेस में भी हम मेटल दे सकते हैं बट विद अ सिरेमिक लेयरिंग इन फ्रंट। ऐसे वाले केसेस को हम लोग सिरेमिक फेसिंग बोलते हैं, जहाँ पे एक सिरेमिक की लेयर टुवर्ड्स द बक्कल वॉल दे दी जाती है, इसको हम लोग सिरेमिक फेसिंग बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसे वाले केसेस में जहाँ पे ऑक्लूजन हाइट्स की प्रॉब्लम है, प्रीमोलर्स वाले केसेस हो गए या सपोजिटली इंटीरियर्स भी हो गए जहाँ पे आपको ऑक्लूजन हाइट्स उतनी प्रॉपर नहीं मिल रही है, कोलैप्स है राइट, उसमें भी आप मेटल दे सकते हैं बट सिरेमिक फेसिंग। उससे क्या होगा कि जो सामने का एरिया है वो सिरेमिक से कवर रहेगा एंड ऑक्लूजन हाइट के ऊपर पूरा लोड ये मेटल ले ले, ठीक है। इसके बाद में बेसिकली आ जाते हैं, अच्छा इसके डायमेंशंस की मैं बात करूँ सो ये वाली डायमेंशंस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये डायमेंशंस की अगर आप लोग बात करें तो ये 1.5 mm के आसपास होती है मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम प्रिपरेशन होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, मिनिमम एस्थेटिक्स, ठीक है। इस वजह से हम लोग मेटल यूज करते हैं ऐसी कंडीशंस में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद में बेसिकली आ जाता है पीएफएम। पीएफएम के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि इसकी फिनिश लाइंस कैसे होती हैं, क्या होती है। सो यू गॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिनिश लाइंस हियर। इसमें शैम्फर और शोल्डर दोनों होते हैं, ठीक है। ये शैम्फर और शोल्डर कॉम्बिनेशंस हमारे कैसे यूज होते हैं वो अभी मैं आपको प्रिपरेशन में बताता हूँ। अगर इनके हम बात करें तो शैम्फर बर हमने बात कर लिया, शैम्फर ऐसा होता है टॉर्पेडो शेप, एंड शोल्डर बर अगर इनकी बात करोगे तो ये फ्लैट एंडेड होता है इस तरीके। कॉम्बिनेशन कहाँ पे कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जो अगर मैंडिबुलर मोलर्स है, मैंडिबुलर मोलर का फंक्शनल एरिया मतलब मैक्सिमम लोड बेयरिंग एरिया बकल साइड होता है, तो बकल साइड वाले एरिया को हम मैक्सिमम थिकनेस देना चाहेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोड ले रहा है। तो ये ऐसे वाले केसेस में यहाँ पे आप देंगे शोल्डर फिनिश लाइन ताकि ये मैक्सिमम लोड ले सके। पीएफएम मतलब ये हो गया पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल, तो आपको एक थोड़ी सी थिकनेस मेटल की भी चाहिए एंड ऊपर से पोर्सिलिन की भी चाहिए। तो इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें जो ऑक्लूजन हाइट से हम लेंगे, ये ऑक्लूजन हाइट की थिकनेस करीब करीब 2 mm के आसपास पहुँच जाती है क्योंकि 0.5 to 1 mm के आसपास ले जाएगा मेटल, तो 1.5 या 1 mm के आसपास ले जाएगा पोर्सिलिन। सो दैट इज व्हाई वी गिव इट एज अ कॉम्बिनेशन 2 mm का थिकनेस। इसके साथ में जब हम लिंगुअल साइड में आते हैं, लिंगुअल साइड हमारा नॉन बेयरिंग एरिया हो गया, स्ट्रेस बेयरिंग एरिया हो गया एंड टंग का मैक्सिमम मूवमेंट एरिया हो गया। उस वजह से बेसिकली हम जब लिंगुअल साइड में आते हैं तो लिंगुअल साइड को हम शैम्फर फिनिश लाइन से देते हैं। तो अगर इन केस में बर के डिज़ाइन से बात करूँ तो यहाँ पे आता है शोल्डर एंड यहाँ पे आता है शैम्फर इस तरीके से, ठीक है। सो शैम्फर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ शोल्डर इज इन केस ऑफ अ पीएफएम क्राउन। बकल साइड में शोल्डर, लिंगुअल साइड में शैम्फर। अब आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी। सो बेसिकली ये ज्वाइनिंग जहाँ पे होती है वो है आपका पैप्ले एरिया। बुक्स में जिस तरीके से मेंशन है इंटरप्रॉक्सिमल एरिया में इनकी ज्वाइनिंग होती है, मतलब मर्जिंग। अगर इनके ऑक्लूजल व्यू आप चेक करो तो ये ऑक्लूजल व्यू मैंडिबुलर मोलर का जिसके ऊपर आपने प्रिपरेशन करी हुई है, तो जो ये बक्कल साइड है एंड ये लिंगुअल साइड है, इसमें बेसिकली है क्या कि इस तरीके का आपने शोल्डर फिनिश लाइन बनाई। ये शोल्डर फिनिश लाइन बेसिकली यहाँ पे होंगे आपके लिंगुअल पैप्ले, ट्रायंगुलर पोर्शंस ऑफ द जिंजरा, ये पैप्लों की जहाँ पे मर्जिंग हो रही है, मतलब यहाँ तक आप लेकर के आएंगे आपका शोल्डर एंड यहीं से बेसिकली आप स्टार्ट कर लेंगे अपना शैम्फर। तो इस जगह से ये सेल्फ क्लींजिबल भी हो जाता है, मतलब आपने शोल्डर यहाँ से लेकर के पूरा बल्क ले लिया, लेने के बाद में जब आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे आने के बाद में शैम्फर स्टार्ट करिए। ये शैम्फर जब आप स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि टंग के साइड से है आपको डायरेक्ट विजन में होगा, आप आराम से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके की मर्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर इनकेस इंटरप्रॉक्सिमल में ट्राई करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि ये एरियाज विजिबल नहीं होते हैं, टूथ के कॉन्टैक्ट के अंदर होते हैं, तो देयर आर हाई प्रॉब्लम्स, हाई लेवल प्रॉब्लम्स अकरिंग हियर। कई बार यहाँ से स्टेप प्रॉपर नहीं बनता है, कई पता यहाँ से ऐसे उतर गया नीचे, रफ एंड बॉर्डर्स हो जाएंगे विच नीड्स टू
leads to periodontal complication. So you give it on the lingual papilla. अगर इनकेस आप lingual papilla पे लेंगे तो हमेशा आपका सेल्फ क्लेंजिबल बना रहेगा, किसी भी तरीके से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो. सो दीज आर द कॉम्बिनेशन बेसिकली जो हम लोगों को यूज करने होते हैं PFM. ठीक है, ये तो हो गया मैंडिबुलर मोलर का केस. अगर इन केस मैक्सिलरी मोलर के बारे में मैं बात करूँ या मैक्सिलरी टीथ के बारे में बात करूँ, तो मैक्सिलरी टीथ में हमारा जो फंक्शनल एरिया होता है वो होता है पैलेटल कैस्प. ठीक है, इसमें उल्टा है. ठीक है, आपका पैलेटल कैस्प यहाँ पे फंक्शनल एरिया है, तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे दूंगा अपना शोल्डर? तो ऐसा नहीं है. टंग मूवमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे भी शामफर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टंग मूवमेंट है. मैं किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई ऐसा बॉर्डर नहीं देना चाहता हूँ जहाँ से GIC लीच करे एंड इट कॉजेज अ प्रॉब्लम. इस वजह से PFM एंड मेटल के जो बॉर्डर्स की बात करी जाती है, दे आर ऑलवेज केप्ट इक्विजिंजाइवल या सुप्राजिंजाइवल, सो दैट दे आर सेल्फ क्लींजेबल, अपने आप वॉश होते रहें सलाइवा मूवमेंट्स. So when we are going for a preparation on the palatal side of a maxillary molar, यहाँ पे भी जैसे हम लोगों ने अभी देखा, तो we go for a shoulder finish here, and then यहाँ से आपने प्रिपेयर करने के बाद में इस तरीके का शोल्डर दे दिया on the buccal side again. ठीक है, तो यहाँ पे शोल्डर आ जाएगा, यहाँ पे शाम्फर आ जाएगा. रीजन बीइंग ये आपका वो वाला एरिया है जो मैक्सिमम विजिबिलिटी वाला एरिया है. तो आप नहीं चाहते हो कि आपका पोर्सलिन वहाँ से टूटे, आपको थिकनेस चाहिए. एंड पोर्सलिन क्योंकि फ्यूज किया हुआ है तो हाई पॉसिबिलिटीज हो जाती है. कई केसेस हम लोग देखते हैं जहाँ पे पोर्सलिन चिप कर गया, तो उसे किस वजह से करते हैं? क्योंकि वहाँ पे थिकनेस पोर्सलिन की कम होती है. तो प्रिपरेशन आप मैक्सिमम रखिए यहाँ पे भी उन एरियाज में जो कि एस्थेटिकली प्रोन्ड है, मतलब बकल एरियाज. तो चाहे वो मैंडिबुलर हो, चाहे वो मैक्सिलरी हो, हमें यहाँ पे देना है शोल्डर. ठीक है, मैंडिबुलर में रीजन बन जाता है स्ट्रेस का, मैक्सिलरी में रीजन बन जाता है एस्थेटिक्स का. ठीक है, सो व्हाई आर वी गिविंग इट ऑन दिस साइड? बात समझ में आ गई? प्रिपरेशन की थिकनेस के हिसाब से बात करें तो वही आ जाएगी जैसे हम लोग ने बात करी कि 2 mm के आसपास आपको इसको रिड्यूस करना है. शैम्फर जहाँ पे आप फिनिश लाइन देंगे यहाँ पे भी पैलेटल पैपिलेस के पास में देंगे. नीचे आप मैंडिबुलर में दे रहे थे लिंगुअल पैपिलेस पे, यहाँ पे देंगे पैलेटल पैपिलेस के पास. बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? उसके बाद में बेसिकली आ जाता है आपका ऑल सिरेमिक. ऑल सिरेमिक आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट, एस्थेटिकली प्रोन्ड रेस्टोरेशन एंड हाईली एक्सेप्टेबल अमंग्स यंगस्टर्स. नॉर्मली हो क्या रहा है PFM क्राउन्स के साथ में, क्योंकि अंदर मेटल होता है तो एक ओपेसिटी आती है, वो नेचुरल लाइट पास नहीं होती, बट सिरेमिक्स अलाउ दैट लाइट टू पास. इसी वजह से अलग अलग इनामल एंड डेंटिन शेड्स भी आते हैं सिरेमिक में. सो व्हाट दे डू इज कि दे गो फॉर द कोपिंग विद द डेंटिन शेड, जिससे अंदर डेंटिन दिखे, एंड इनामल शेड से ऊपर की लेयरिंग करते हैं वो, सो दैट व्हेन योर पर्सन इज स्माइलिंग या लाइट पास हो तो वो नेचुरल लुक दे. कई बार हम लोग जैसे लाइट्स में पास करते हैं, कभी सपोजिटली आप मानो कि जैसे डिस्क वगैरह में है आप, सो व्हाट हैपेंस इज इफ यू गो विद द PFM क्राउन, वो PFM क्राउन कभी भी रेडियो वो इल्यूमिनेट नहीं होता जैसे नेचुरल टीथ इल्यूमिनेट होते हैं, बट दीज जिरकोनिया कैन डेफिनेटली इल्यूमिनेट, तो बहुत ही नेचुरल दिखता है. अब प्रिपरेशन की जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आता है शोल्डर फिनिश लाइन, मतलब हम ऑल शोल्डर देंगे. शोल्डर का वर्क जैसे हम लोगों ने देखा. अगर प्रिपरेशन की बात करें नीड भी एंटीरियर और पोस्टीरियर, अगर हम मोलर में भी दे रहे हैं सपोजिटली, सो विल गो फॉर अ शोल्डर फिनिश लाइन. इस तरीके के वर्क से आप बनाएंगे, इस तरीके की एनाटॉमिकल रिडक्शन. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज नेवर रिड्यूस अ टूथ फ्लैट. अगर आप फ्लैट रिडक्शन करेंगे, forces will fall on it, but they will not be equally distributed, so that will not behave normal. So whenever you need to reduce it as the anatomy of the tooth is या was. ठीक है, चाहे आपने कोरफलिंग करी हो, चाहे आपने नेचुरल रिडक्शन करा हो, हमेशा 3 डायमेंशनल करिए, अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमी करिए, सो दैट वो सिमुलेट कर पाए नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर. ठीक है, सो द फोर्सेस फॉल अकॉर्डिंगली. एंड जब बात करते हैं हम सिरेमिक की, ऑल सिरेमिक की, ये बेसिकली बायोकम्पैटिबल है, हाईली बायोकम्पैटिबल. इसके बॉडी के ऑर्गन्स तक बनते हैं, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, सो दिस इज वेरी बायोकम्पैटिबल. इसको मैं सब जिंजाइवल रख सकता हूँ. ठीक है, PFM को नहीं रख सकते क्योंकि उसका मेटल बॉर्डर होता है, सो देयर कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, जो मार्जिन प्रोटीन होता है वो भी बायोकम्पैटिबल नहीं होता. नहीं, उसके साथ में एक मेटल का एज होती है, क्योंकि उसका जो प्लायर होता है उसे आपको होल्ड करना होता है, जो क्लैंप होता है,
सो एक मेटल का बॉर्डर हमेशा कहीं ना कहीं PFM में कहीं ना कहीं से फ्री होता है. सो इफ यू कीप इट इनसाइड, इक्वी जिंजाइवल रखना होता है. ऑल मेटल में सुप्रा जिंजाइवल रख सकते हैं, PFM में इक्वी जिंजाइवल रखते हैं, ऑल सेरामिक में सब जिंजाइवल रखते हैं. अब क्योंकि ये एक थोड़ा सा फ्रेजाइल मटेरियल है, मुझे इसकी मोटी थिकनेस चाहिए सो दैट द लेंथ इज सॉरी द स्ट्रेंथ इज मोर. इसी वजह से अकॉर्डिंग टू द फिलर पार्टिकल सेरामिक बहुत सारे टाइप का आता है. जैसे फेल्सपाथिक आ गया, आपने मोनोलिथ का नाम सुना होगा. सो मोर द फिलर पार्टिकल मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, डिपेंडिंग उसकी कॉस्ट भी वैसे ही होती है. सो क्योंकि मुझे इसको सब जिंजाइवल रखना है एंड इसकी थिकनेस मुझे चाहिए, इस वजह से मैं शोल्डर फिनिशिंग रखता हूँ एंड विच इज केप्ट सब जिंजाइवल. तो मेरे पास में ना ही जिंजाइवल के इरिटेशन का कॉन्सेप्ट आता है और ना ही यहाँ से लीकेज का, जैसे हम लोग ने PFM के समय में बात करी थी, शोल्डर एंड शाफ्टर की जब बात कर रहे थे, तो इसमें किसी भी तरीके का इस तरीके से लीकेज नहीं होता है. सेकेंडली, सिरेमिक ऑल सेरामिक लगाने से पहले अब कंपनीज बहुत सारे नए मटेरियल्स के साथ में आ चुकी है. बट अर्लियर व्हाट दे यूज्ड टू से वाज कि इसको एच करो एंड उसके बाद में इसको रेजिन बेस्ड GIC से ही ल्यूट करिए और किसी से ल्यूट मत करिए. आई ऑल्सो सजेस्ट कि अगर इट इज ऑल सेरामिक का आपको रेस्टोरेशन करना है या आपको सीमेंट करना है, सो यू कैन गो फॉर अ रेजिन बेस्ड GIC विच इज ड्यूल कोर. अगर इन केस उस किसी एरिया में मेरी लाइट नहीं भी जाती है, सो व्हेन यू आर गिविंग सच अ हाई प्रोफाइल ट्रीटमेंट, यूज अ हाई प्रोफाइल मटेरियल. आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं. ठीक है, बात समझ में आ गई. अगर इनके थिकनेस की मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की, सो 2 to 2.5 इसकी थिकनेस होती है mm में, जो आपको ऑल ओवर रिड्यूस करनी होती है एंड दिस इज हाउ इट इज टू बी डन. ठीक है. नॉर्मली अगर इनकेस आप जिंजाइवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो देयर इज वन मोर इंडिकेशन कि आपको इसका जिंजाइवल रिट्रैक्शन करना चाहिए. उसके लिए जिंजाइवल रिट्रैक्शन कॉर्ड्स आती हैं, आप उसको यूज करिए एंड यूज करने के बाद यू प्लेस इट इन द जिंजाइवल sulcus. जब आपने उसको 5 से 10 मिनट तक अगर आपने प्लेस कर दिया उस रिट्रैक्शन कॉर्ड को, तो वो 48 आवर्स तक का रिट्रैक्शन कर देता है फ्री जिंजर वाला. तो आप जब प्रिपरेशन बनाओगे तो ये अपने आप अंदर आराम से भर चला जाता है एंड यू कैन टेक इम्प्रेशन. सो व्हेन द सेरामिक विल कम, इट विल गो एंड सिट इनसाइड द जिंजाइवा रादर देन ऑन द जिंजाइवा. ठीक है. सो दिस इज ऑल सेरामिक प्रिपरेशन. अब हम लोग इसके बारे में